हेलो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हम एमटीएस जीडी और एसएससी जीडी के लिए और एसएससी एमटीएस के लिए ये क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, जीएस वाला पोर्शन है और इसमें आपको थ्योरी और क्या कहते हैं क्वेश्चन भी करवाते हैं। आज हम लोगों का क्या टॉपिक रहेगा? आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। हेडिंग डाल लीजिए, मौर्य साम्राज्य हम लोग देखेंगे। और मौर्य के बाद आपका मौर्योत्तर साम्राज्य जो है वो देखेंगे। मौर्योत्तर काल, मौर्य काल व मौर्योत्तर काल। ठीक है, इसके बाद अब से हम लोग अंतिम में आपके डाउट लिया करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है तेज प्रताप सिंह और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मौर्य काल का संस्थापक, जो मौर्य साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? संस्थापक था इसका चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक जो था उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका काल कब से कब तक था? इसका काल था 322 ईसा पूर्व से लेकर आपका 297 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका काल था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा हम लोग इत्तिका नाम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी, ठीक है, वो एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया था इतिहास का लिखने के लिए। उसमें कुछ विद्वान थे, जैसे आपके स्ट्रेबो हैं, जस्टिन एरियन है। इन लोगों ने इसको सेंड्रोकोटस की संज्ञा दी है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है, सेंड्रोकोटस के नाम से। और जो मेगास्थनीज था वो भी जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो उसने भी इसको क्या कहा था? सेंड्रोकोटस ही कहा था। तो कहीं कहीं पर इसका नाम सेंड्रोकोटस मिलता है और कहीं कहीं इसका नाम यूनानी ग्रंथों में एंड्रोकोटस मिलता है, एंड्रोकोटस। ठीक है, तो कहीं चंद्रगुप्त मौर्य दिखा मिले या एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि सेंड्रोकोटस किसका नाम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भी इसका यही नाम लिखा है। यह लिखा है कि सेंड्रोकोटस के चारों तरफ 20 कन्याएं थी, उसका रक्षा करती थी, जो कि चाणक्य के द्वारा इत्तिका नाम में करी जाती थी, कंट्रोल करी जाती थी, चाणक्य के द्वारा ट्रेन करी जाती थी। इसकी रक्षा के लिए 20 कन्याएं इसके चारों तरफ हुआ करती थी। ठीक है, और जब जैसे कि आप थोड़ा आप कहानी समझ लीजिए, अफसाना समझ लीजिए। जब इत्ती घनानंद का शासन था मगध पर, तो उस टाइम इत्तिका नाम चंद्रगुप्त मौर्य का उतना उत्थान नहीं हुआ था। उस टाइम इत्तिका नाम है चाणक्य गए थे आपका सभी राज्यों के, जो इत्तिका नाम मगध थे, अंग था, अवंती था, इन सबको कि देखिए हमारे यहाँ सिकंदर का आक्रमण हो चुका है, सभी लोग इकट्ठा हो जाइए और इत्तिका नाम है उसके आक्रमण का जवाब दीजिए। मगर इत्तिका नाम घनानंद ने इनको बहुत ही बुरे तरीके से बेइज्जत किया और काला कलुआ इत्तिका नाम, थोड़ा उनका शारीरिक बनावट चाणक्य की ठीक नहीं थी, तो उनको इस तरीके से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। तो उसी टाइम इत्तिका नाम चाणक्य ने कसम उठाई कि मैं घनानंद यानी कि नंद वंश का नाश कर दूंगा। फिर तब ये इत्तिका नाम में गए थे आपके दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में घूमते 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 तो वहाँ पे एक मयूर पोषक क्षत्रिय हुआ करते थे। मयूर पोषकों का एक क्षत्रिय समुदाय था ये। तो उस समुदाय का जो सरदार था उसकी बेटी का ये पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य, मयूर पोषकों की बेटी का पुत्र था। ठीक है, तो उससे इत्तिका नाम एक खेल खेलते हुए देखा, राजकीलम खेल खेलते हुए जब चाणक्य ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य को तो काफ़ी प्रभावित हुए और इसकी माँ से इसे खरीद कर लेकर आए और इसे ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग देने के बाद धीरे धीरे तब इसने इत्तिका नाम मगध के सेनापति, जो उस टाइम मगध का घनानंद का सेनापति था, उसका नाम था भद्दसाल। घनानंद का जो सेनापति था, घनानंद का सेनापति भद्दसाल, उसको हरा देता है। ठीक है, और भद्दसाल को हराने के बाद फिर ये मगध का ही सेनापति था। ठीक है, मगर घनानंद नंद वंश का सेनापति था। फिर जब भद्दसाल को हरा देता है तो उसके बाद फिर तब राजा प्रवर्तक की सहायता से ये संपूर्ण मगध पर अधिकार कर लेता है। राजा प्रवर्तक की सहायता से संपूर्ण मगध पर ये अधिकार कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद जब ये मगध पर अधिकार कर लेता है तो उसके बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य को धीरे धीरे अपने खड़ा करता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ देखने की वाली बात है नहीं। 322 ईसा पूर्व में इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी और ये अपना 297 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति के द्वारा श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति, श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण को त्याग देता है। ठीक है, संलेखना पद्धति में बेसिकली यही होता है कि आप भूखे रहते हैं दिनों रात और उसके बाद इत्तिका नाम है आप अपने आप मर जाते हैं, उसी को संलेखना पद्धति कहा जाता है। ठीक है,
और इसने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? इसने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अंतिम में जाकर ये हिंदू धर्म को छोड़ के जैन धर्म अपना लेता है। जैन धर्म की शिक्षा इसने ली थी भद्रबाहु से, ठीक है। और इसका एक युद्ध भी इससे संबंधित आता है। जब सिकंदर चला गया था वापस, वो क्या कहते हैं, पोरस को हराने के बाद जब वापस अपनी मकदूनिया चला गया, तो उसके बाद इतनी सेल्यूकस जो था उससे इसका युद्ध होता है। सेल्यूकस से 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से युद्ध होता है। आप लोग डाल लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से युद्ध होता है और वहीं पर ये सेल्यूकस को हरा देता है। जब हरा देता है सेल्यूकस को, तो इसको इत्ती का नाम है काबुल, कांधार, हेरात व मकरान, ये चारों इत्ती का नाम है दहेज में मिल जाते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दहेज में मिलते हैं। और अपनी बेटी का शादी सेल्यूकस का करता है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। काबुल, कांधार, हेरात एंड मकरान वाला जो इलाका है ये इसको दहेज में मिलता है और सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी कर देता है, ठीक है। इस तरीके से आपका इतना, इससे ज़्यादा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रगुप्त इत्ती का नाम मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भी भेजा था। सेल्यूकस ने उस राजदूत का नाम क्या था जिस सेल्यूकस ने भेजा था? मेगस्थनीज नाम था, मेगस्थनीज। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, उसका नाम था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने ही भारत में आकर इंडिका लिखी थी। हालांकि अब इंडिका विलुप्त हो चुकी है, इसकी पन्ने वो थोड़े मोड़े हल्का फुल्का शेष हैं, और जो शेष है उन्हीं से अंदाज़ा लगाया जाता है। और बाकी का आपका यूनान के कुछ ग्रंथों से इसकी थी जानकारी मिलती है। तो मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस का एक इत्ती का नाम दार्शनिक था, जिसको इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। मेगस्थनीज के अनुसार ही आपका इत्ती चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या था? सेंड्रकोटस था। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी इसने पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज ने क्या कहा? पाटलिपुत्र को इसने कहा था पोलीव्रथा कहा था, ओलिव्रोथा, ठीक है। ये पाटलिपुत्र का ही यूनानी नाम है। यूनानी लोग समझते हैं ना, जो इत्ती का नाम है इटली के टाइप के हों, वहाँ के लोग पोलीव्रोथा कहा था पाटलिपुत्र को। और इसने इत्ती का नाम और भी कई चीज़ों का जिक्र किया, जैसे इसने 7 प्रकार की जातियों का जिक्र किया। 7 प्रकार की जातियाँ कौन कौन सी थी? 7 प्रकार की जातियाँ मेगस्थनीज ने जिक्र किया है। और ये 7 प्रकार की जातियों का पूछ देता है। जातियाँ भले आपसे न पूछे, मगर ये जरूर पूछ देता है कि भारतीय समाज में मौर्य काल में किसने 7 प्रकार की जातियों का जिक्र किया? तो मेगस्थनीज ने किया। चलिए हम यहाँ पे जातियाँ भी लिख देते हैं। पहला इसने बताया, पहली जाति है दार्शनिक की, दूसरी जाति है आपकी कृषक की, और तीसरी जाति है इसने बताया था पशुपालकों की, चौथी जाति है आपके कारीगर की, पांचवी जाति है योद्धा, जो युद्ध वगैरह में जाते हैं, योद्धा की, और छठी जाति है इसका निरीक्षक, सातवीं जाति है आपका सभासद की, ठीक है। ये 7 जातियाँ इत्ती का नाम है आपका, इनका जिक्र मिलता है मेगस्थनीज के द्वारा। और इसने बताया था कि जो मौर्य काल में थे वो लेखन कला का अभाव बताते कि लेखन नहीं पढ़ा था, लोग लेखनी का प्रयोग नहीं करते थे, लिखते उखते नहीं थे। कुछ खास लोग ही इत्ती का नाम जो संभ्रांत वर्ग था वही लेखन इत्ती कला से परिचित था। जैसे कि हमारे यहाँ पहले गुरुकुल का सिस्टम था, एक गुरु दूसरे गुरु को अपने शिष्यों को सिखाता था, फिर वो जब गुरु बनता था तो अपने शिष्यों को सिखाता था। इस तरीके से गुरुकुल इत्ती का प्रचलन बताया। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित कौन था? कौटिल्य। जाहिर सी बात है कौटिल्य ही रहेंगे प्रधान पुरोहित। और कौटिल्य जो थे, चाणक्य जो थे, वो 3 राजाओं का शासन देखे थे। प्रधान पुरोहित थे चाणक्य, इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य कौटिल्य थे, ठीक है। चाणक्य इसी 3 राजाओं का शासन देखे थे। पहला आपका चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा आपका बिंदुसार, और तीसरा आपका अशोक, ठीक है। अशोक के टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी। अशोक के टाइम इनका जो इत्ती का नाम है नाती था राधागुप्त, वो इत्ती का नाम प्रधान पुरोहित बनता है, मगर वो हम लोग अशोक के टाइम देखेंगे, ठीक है। और इन्होंने ही, चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना करी थी। अर्थशास्त्र आपका इकोनॉमिक्स नहीं है, जबकि वो पॉलिटी के संबंधित विषय है। अर्थशास्त्र की रचना करी थी। और यहीं से हमें मौर्य साम्राज्य का शासनकाल, मौर्य साम्राज्य का बाकी चीज़ें आपका यहीं ज़्यादातर पता चलती हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत भी दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत
यानी कि राज्य को चलाने के लिए 7 अंग, जो महत्वपूर्ण 7 अंग हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत दिए थे। पहला आपका राजा, तो राजा की इन्होंने क्या बताया था, राजा आपका सिर के समान है, किसी राज्य का जो सिर होता है उसके समान है राजा। और फिर उसके बाद अमात्य यानी कि मंत्री जो होता है, और ये आपसे पूछता है, इधर उधर फालतू की चीज़ें नहीं लिखा रहा हूँ, जो काम किए वही लिखा रहा हूँ। अमात्य जो मंत्री होता है वो क्या बताया था, इसने बताया था कि क्या नाम है, राज्य की आँखें होती हैं। और फिर उसके बाद जनपद, जनपद को इन्होंने क्या कहा था कि ये भुजाएं होती हैं, राज्य की भुजाएं होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इति का नाम, सॉरी जनपद इति का नाम है जंघा होती है राज्य की, जंघा। ठीक है, और उसके बाद आपका दुर्ग जो होते हैं वो राज्य की भुजाएं होती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, दुर्ग जो होते हैं वो राज्य की भुजाएं होती हैं। ठीक है, और कोष यानी कि जो खजाना होता है वो क्या होता है, वो राज्य का मुख होता है, राज्य का मुख होता है। ठीक है, कोष के बाद आपका दंड आता है। दंड जो होता है, दंड यानी कि दंड मतलब कानून, ये आपका राज्य का मस्तिष्क होता है। ठीक है, मस्तिष्क होता है, राज्य का मस्तिष्क होता है जो दंड होता है। दंड मतलब कानून, नियम कानून जो होते हैं। और मित्र, जो राजा के मित्र होते हैं वो कान होते हैं। ठीक है, राज्य के कान होते हैं कि राज्य में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं घटित हो रहा है, ये राजा को अच्छे तरीके से समझाने वाला कौन होता है। जैसे आपका अच्छा बुरा कौन आपको जो इतनी अच्छे तरीके से बताता है, आपका मित्र ही बताता है। ठीक है, अब देखिए इससे ज़्यादा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग डालिए चंद्रगुप्त मौर्य के इति का नाम है संलेखना पद्धति से प्राण त्यागने के बाद कौन शासक बना, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि बिंबिसार इति था या बिंदुसार था, तो बिंदुसार नहीं था, ये आपका बिंबिसार नहीं था, ये आपका बिंदुसार था। और बिंदुसार का शासन कब से कब तक है, बिंदुसार का शासन है आपका 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसको इति का नाम है क्या बताया गया, इसको बौद्ध ग्रंथों में अमित्रचेटस बताया गया, अमित्रचेटस इसी का नाम है। और कहीं आपको अमित्रचेटस उपाधि मिले कि अमित्रचेटस उपाधि किसकी है, तो वो बिंदुसार की उपाधि है। सिंहसेन भी इति का नाम में मिलता है, सिंहसेन भी उपाधि मिलती है। और उसके बाद अमित्रघात की भी उपाधि मिलती है, अमित्रघात की भी उपाधि मिलती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि इनकी माता का जो नाम था, माता का नाम इनके था दुर्धरा, दुर्धरा था। ठीक है, और जो इनके टाइम पे तक्षशिला में काफ़ी विद्रोह हुआ करते थे। तक्षशिला का जो विद्रोह है इसको दबाने के लिए इसने किसको भेजा था, तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ था इसको दबाने के लिए इसने अशोक को भेजा था। ठीक है, अशोक को भेजा था तक्षशिला में। ठीक है, अशोक को वहाँ पे जो तक्षशिला वाला इलाका है उसको पहले जब अशोक को भेजा तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए, तो उस टाइम अशोक जो था वो मालवा का इति का नाम है प्रांतपति था, मालवा का प्रशासक था। ये भी आप लोगों से पूछ देता है कि जब तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए इति का नाम अशोक को भेजा गया तो अशोक कहाँ का प्रशासक था, तो वो मालवा या उज्जैन, कहीं कहीं पे उज्जैन भी लिखा आता है, उज्जैन वाला जो क्षेत्र था वहाँ का ये प्रशासक था। और जहाँ पर भी विद्रोह होता था, जैसे बिंदुसार और अशोक में उतना बनता नहीं था, तो बिंदुसार क्या करते थे, अशोक को बाहर अपने से दूर ही रखते थे। क्योंकि अशोक को थोड़ा चरक हुआ था। ठीक है, और कद में भी इनका इति का नाम काफ़ी छोटा था, मगर जब इनको बाहर बार भेजना, हर जगह युद्ध में भेजना, यही जाके आगे चल के अशोक को काफ़ी इति का नाम फ़ायदा पहुँचाता है। क्योंकि उस टाइम जो बाकी के राजकुमार थे वो आपके महल में ही रहते थे, उतना उनको युद्ध कला की जानकारी नहीं थी, ना तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस था। मगर अशोक हर जगह युद्ध के लिए भेजा जाता था। बिंदुसार बेसिकली ये चाहते थे कि किसी न किसी युद्ध में ये मर जाए। एक तो इतनी नाटा सा है, ऊपर से इसका चेहरा भी देखने लायक नहीं है, ये नफरत किया करते थे अशोक से, बेसिकली ये है। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य की तरह इसने कोई धर्म नहीं अपनाया था। ठीक है, इसने बराबर की गुफाएं जो थी वो आजीविकों को दान में दी थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, मैंने बताया था मक्खली गोसाल ने करी थी। आजीविकों को इसने आजीविकों को बराबर की गुफाएं दान दी थी, बराबर की गुफाएं जो थी वो दान में दी थी इसने, बिंदुसार ने। ठीक है, और इसने एक और काम किया था, इसने अंगराज्य जो था उसको मगध में मिला लिया था, अंगराज्य को मगध में मिला लिया था, मगध में मिला लिया था। ठीक है, आगे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं ज़्यादा इससे वो नहीं करूँगा। और इसने बिंदुसार ने ही आपकी सीरिया के राजा एंटियोकस से कुछ चीज़ें मांगी थी।
ठीक है। 3 वस्तुओं की मांग करी थी बेसिकली, उन 3 वस्तुओं के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है। इसने सीरिया के राजा एंटियोकस, जो आपका आज का सीरिया है, उनसे वहाँ पे एक राजा थे एंटियोकस से इन्होंने 3 वस्तुओं की मांग करी थी। 3 वस्तुओं की, पहली वस्तु थी आपकी दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक थी। और दूसरी वस्तु आपकी थी याद नहीं आ रहा है दूसरी वस्तु थी सूखी अंजीर मांगी थी, ठीक है। और तीसरी वस्तु थी कि क्या नाम है, दार्शनिक थी, सूखी अंजीर थी, और उसके बाद आपका मदिरा उस टाइम भारत में नहीं हुआ करती थी, ठीक है। जो मेवों की बनी हुई मदिरा होती थी वो आपका सीरिया वगैरह इलाके में ही होती थी, इसीलिए इन्होंने मदिरा की मांग की थी। तो राजा एंटियोकस ने क्या किया था, 2 मांगी थी, उनको तो मांग लिया था, सूखी अंजीर और मदिरा तो भेज दी थी, मगर दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक किसी और देश में भेजने की प्रथा नहीं थी। वो लोग दार्शनिक की काफ़ी इज्जत किया करते थे, वो सोचते थे कि किसी और देश में हमारे यहाँ का दार्शनिक चला जाएगा तो हमारे यहाँ का ज्ञान मिट जाएगा, इसलिए उन्होंने दार्शनिक को न भेजकर कहा कि दार्शनिक हम नहीं भेज पाएंगे मगर सूखी अंजीर और मदिरा भेज देंगे, ठीक है। और इनके दरबार में ही, बिंदुसार के दरबार में ही राजा टॉलमी फिलाडेल्फस, मिस्र के राजा थे, मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस, इन्होंने क्या भेजा था, इन्होंने इत्थिकाना में एक राजदूत भेजा था, दार्शनिक नहीं राजदूत भेजा था, और उस राजदूत का नाम क्या था, डायनोसियस। सारी चीज़ें मैं लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, जो बातें मैं मुंह से बोल रहा हूँ जरूरी नहीं जो मैं यहाँ पे लिखूँ आप लोग, मेरा नोट्स मुझे ही समझ में आएगा, आपका नोट्स आपको ही समझ में आएगा, ठीक है। नोट्स इस तरीके से बनाना चाहिए कि केवल जो बना रहा है वही पढ़ पाए और कोई ना पढ़ पाए। डायनोसियस नाम का एक राजदूत भेजा था, ठीक है, ये मिस्र के राजा थे, राजदूत बनाकर इनके दरबार में भेजा था। इसके बाद इनकी इत्तिकाना में 273 ईसा पूर्व में तबीयत ख़राब होती है, और यहीं पे इत्तिकाना में इनको बेसिकली इत्तिकाना में थोड़ा मिर्गी का दिक्कत था, तो इत्तिकाना में इनकी तबीयत ख़राब होती है, तो वो ये सोचते हैं कि अब हमारा अंत समय नज़दीक आ चुका है, तो ये सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं, सुसीम को उत्तराधिकारी बना देते हैं। मगर उस टाइम इत्तिकाना में से एक गलती हो जाती है कि उस टाइम ये इत्तिकाना अशोक जो था वो मगध में ही था, पाटलिपुत्र में मगध जो अशोक था वो पाटलिपुत्र में ही था। तो इन्होंने इत्तिकाना में बोला अशोक को कि अब तुम जाओ तक्षशिला और वहाँ पे विद्रोह हुआ है और सुसीम को वहाँ से भेज देना। मगर अशोक इत्तिकाना में क्या करता है, वो अशोक थोड़ा बुद्धि से काम लेता है, वो कहता है कि हमारी तबीयत, और ये रिकॉर्डेड चीज़ें, बनाई हुई बातें नहीं बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्डेड चीज़ें बता रहा हूँ। कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप इत्तिकाना में सुसीम को इत्तिकाना में बोल दीजिए कि किसी और को बोल दीजिए कि चला जाए, मैं नहीं जा पाऊँगा। इतना सुनते ही बिंदुसार को पता लग जाता है कि ये अब मेरे बाद इत्तिकाना में राज को पलट देगा। तो जब इत्तिकाना में जब ऐसे पता चलता है तो इनको अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ता है और इनकी इंस्टेंट वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अशोक आते हैं और अशोक अपने सभी 99 भाइयों की हत्या कर देते हैं, और 99 इसके जो भाई थे उनकी हत्या करके ये शासक बन जाते हैं। देखिए इसका शासन कब से कब तक था, 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन था अशोक का, ठीक है। सबसे पहले ये इत्तिकाना में सुसीम को ख़त्म करते हैं, सुसीम के बाद इत्तिकाना में बाकी के जो 99 भाई हैं उनकी हत्या कर देते हैं। अशोक का जो इत्तिकाना में भाब्रू अभिलेख है, इसका अलग अलग अभिलेखों में इसके जो अभिलेख मिले हुए हैं, अभी उन अभिलेखों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले अशोक के बारे में थोड़ी चीज़ जाननी जरूरी है। इसकी जो माता का नाम था वो था सुभद्रांगी, ठीक है, माता का नाम सुभद्रांगी था, और इसके पिता तो बिंदुसार ही थे। इसका प्रचलित नाम कहीं कहीं पर देवानाम प्रियदर्शी भी मिलता है, कहीं कहीं पर ये इत्तिकाना में प्रियदर्शी ही केवल मिलता है, और कहीं कहीं पर ये इसका नाम अशोक मिलता है। देखिए जैसे भाब्रू अभिलेख है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कई बार एग्जाम में आ जाता है। भाब्रू अभिलेख जो है वहाँ पे इसका क्या नाम मिलता है, वहाँ पे इसका नाम मिलता है प्रियदर्शी, केवल प्रियदर्शी मिलता है, ठीक है। और मास्की अभिलेख जो है, मास्की अभिलेख, इसमें इसका नाम क्या मिलता है, इसमें इसका नाम मिलता है बुद्ध शाक्य। मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य मिलता है। और फिर उसके बाद उदयगोलम और नेत्तूर गुर्जरा वाले जो अभिलेख हैं, उदयगोलम, नेत्तूर एंड गुर्जरा,
अभिलेख में इसका क्या नाम मिलता है, इसका नाम मिलता है अशोक, ठीक है, अशोक नाम मिलता है, ठीक है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी इसका नाम क्या मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में उसमें भी इसका नाम अशोक ही मिलता है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, अभी रुद्रदामन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था और इसके इति का नाम, सगे भाई का जो नाम था वो था विगत अशोक, विगत शोक। और सबसे बड़े सौतेले भाई का नाम क्या था, सुसीम था, मैंने बताया ना। इसकी कुल 7 संतानों का जिक्र मिलता है, 7 संतानें, इसकी 7 संतानें थीं, 7 संतानें थीं। पहली आपकी जिनमें से बौद्ध ग्रंथों से आपके 4 संतानों का जिक्र मिलता है और एक राजतरंगिणी से जालौक का जिक्र मिलता है और प्रयाग स्तंभ लेख से तीवर का उल्लेख मिलता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संघमित्रा और उसके बाद चारुमती, ये इसकी बेटियाँ थीं, संघमित्रा व चारुमती। फिर आपका कुणाल, महेंद्र, जालौक के बाद तीवर, ठीक है। ये इसके पुत्र और पुत्रियां थीं। और इससे ज़्यादा आपको अशोक के बारे में जानने की जरूरत नहीं। देखिए 273 ईसा पूर्व में तो इसका इति का नाम राज्य हथिया तो लेता है, मगर इसका जो राज्याभिषेक होता है वो आपका कब होता है, राज्याभिषेक भी पूछ देता है कि राज्याभिषेक का साल बताइए। राज्याभिषेक होता है इसका 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में। क्यों, क्योंकि इति अपने भाइयों से भी तो निपटना था, सारे राज्य के ऊपर कब्जा भी करना था, अपने भाइयों से भी निपटना था, इसीलिए इति का नाम, इसका अभिषेक जो होता है राज्याभिषेक वो बाद में होता है, ठीक है। अब अभिषेक जो अशोक के अभिलेख हैं उनके बारे में चलिए ये डाउट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। चलिए अब अंतिम में हम लोग डाउट देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग अशोक के अभिलेखों का विभाजन जो है उसको देख लेते हैं। अभिलेख, जो इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला आपको इति का नाम, इसको हम 3 भागों में मूलतः विभाजित कर सकते हैं। पहले आपके शिलालेख हैं जो कि पत्थरों के ऊपर लिखे गए हैं, शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दूसरा है आपका स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में आपका जो पत्थर के खंभे के ऊपर लिखे जाते हैं, ये स्तंभ लेख, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका तीसरा है गुहा लेख, यानी कि जो दीवारों पर या पत्थर की जो गुफाएं उनके अंदर जो लिखा जाता है वो आपके गुहा लेख के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसने अपनी शिक्षाओं को इधर उधर प्रसारित करने के लिए इन अभिलेखों का इति का नाम खुदवाया था और अलग अलग जगह बैठवाया था। देखिए शिलालेख जो होते हैं पहले इनको फिर वापस पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले आपके दीर्घ शिलालेख हैं, दीर्घ शिलालेख, और दूसरे हैं आपके लघु शिलालेख, ठीक है। तो दीर्घ शिलालेख जो हैं वो आपके कुल 14 हैं। टोटल अभी तक कुल 14 दीर्घ शिलालेख मिले हैं और ये 10 स्थानों से मिले हैं, 14 मिले हैं और 10 स्थानों से, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ देता कि कुल कितने स्थानों से आपके दीर्घ शिलालेख मिले हैं, तो कुल 10 स्थानों से 14 दीर्घ शिलालेख मिले हैं, ठीक है। लघु शिलालेख वो आपके इति का नाम में छोटे छोटे कई सारे हैं। जैसे आपका रूपनाथ है, ये आपका जबलपुर में पड़ता है। फिर आपका गुर्जरा है, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर मस्की है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। मस्की के बाद आपका उदयगोलम है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। नेत्तूर भी आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। इसी तरीके से कई सारे लघु शिलालेख हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख कुल टोटल कितने हैं, स्तंभ लेख टोटल आपके 7 हैं, ठीक है। जैसे पहले आप लोग देख लीजिए एक एक करके। लौरिया अरराज स्तंभ लेख, ठीक है। फिर आपका लौरिया नंदनगढ़ है। लौरिया अरराज जो है वो आपका चंपारण बिहार में पड़ता है, लौरिया नंदनगढ़ है, ठीक है। फिर आपका रामपुरवा अभिलेख है, ये भी आपका इति का नाम रामपुरवा। और रामपुरवा जो इति स्तंभ लेख है, इसी के इति का नाम ऊपर का जो सिरा है उस पर बैल बैठा हुआ है, ठीक है। बैल का शीर्ष है, वृषभ का शीर्ष इसी पर है। और ये एग्जाम में पूछ देता है कि वृषभ का शीर्ष किस स्तंभ लेख पर पाया जाता है, तो रामपुरवा स्तंभ लेख पर पाया जाता है। फिर आपका दिल्ली मेरठ, और आपका उसके बाद दिल्ली टोपरा है। दिल्ली टोपरा, पहले ये टोपरा में था, बाद में दिल्ली लेकर आया। कौन लेकर आया, ये हम लोग जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा अच्छे से। प्रयाग स्तंभ लेख है, इसको सलीम लेकर आया था, प्रयाग स्तंभ लेख। और फिर उसके बाद आपका कौन सा है, संकीसा, ठीक है। इस तरीके से कुल टोटल 7 स्तंभ लेख। और गुहा लेख भी कई सारे हैं, उनको इति का नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। गुहा लेख में जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं लिखवा दूंगा। चलिए आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 14 इति का नाम है जो दीर्घ शिलालेख हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं।
देखिए आप लोग इस तरीके से वो बनाइए, क्या कहते हैं, एक टेबल बनाइए और एक साइड लिखते जाइए, या मन कर यहाँ पे क्रम लिखिए, ऊपर क्रम लिखिए और इधर आपका विषय लिख लीजिए कि किस विषय से संबंधित है 14 के 14 शिलालेख। ठीक है। पहला शिलालेख जो है आपका, पहला वाला, ये आपका जीव हत्या से संबंधित है, जीव हत्या से। ठीक है। दूसरा है आपका, इसमें आपका इति का नाम है चोल चेर व पांड्य जो हैं दक्षिण भारत के राज्य जो हैं, चोल चेर पांड्य, चोल चेर पांड्य, ये इन सब का इति का नाम में जिक्र है। ठीक है। और इनके साथ साथ आपका एंटियोक और उसके पड़ोसी देशों का भी, एंटियोक जो था सीरिया का राजा, ठीक है, सीरिया के राजा का भी जिक्र है, चोल चेर व पांड्य का जिक्र है। तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा इसमें है आपका युक्त रज्जुक व प्रादेशिक नामक 3 अधिकारियों की नियुक्ति, युक्त रज्जुक एंड प्रादेशिक नामक अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है। फिर चौथा आपका किससे संबंधित है, चौथा आपको भेरी घोष की जगह धम्म घोष के ऊपर बल दिया गया है। चौथा इति का नाम जो दीर्घ शिलालेख है वो आपका भेरी घोष की जगह धम्म घोष, कि भेरी घोष को बढ़ावा नहीं देना है, अब आपको धम्म घोष को बढ़ावा देना है, यानी कि धम्म का प्रचार करना है। ठीक है। फिर आपका पाँचवें में आपका क्या उल्लेख है, इसने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी थी, उनके बारे में जिक्र है, धम्म महामात्र की नियुक्ति का जिक्र है। ठीक है। और पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि को रोक देने का भी जिक्र मिलता है। 5वां हो गया। छठा है आपका, इति का नाम है प्रतिवेदकों के द्वारा हर समय, जो छठा है ये प्रतिवेदकों के द्वारा, जो प्रतिवेदक मतलब जो राजा को इति का नाम आके सूचना देते थे कि राज्य में क्या चल रहा है, तो प्रतिवेदकों को ये निर्देश था कि राजा कहीं पर भी हो, चाहे अपने रानी के साथ बैठे हों, चाहे सोए हों, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले आकर राज्य में क्या हुआ है, क्या घटित हुआ है, ये आप लोग आकर मुझे बताएंगे। ठीक है। फिर 7वें के बाद 8वें में क्या है, 8वें में आपका इति अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है। 8वें में आपका अशोक की धम्म यात्रा, और इसी 8वें शिलालेख से ये उल्लेख मिलता है, ये 10वें वर्ष बोध गया था, 10वें वर्ष बोध गया था, और वहाँ पर इसने जाकर क्या किया था, बोध गया में कर की माफ़ी कर दी थी, कर माफ़ कर दिया था बोध गया में। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इति का नाम बोध गया में ही आपका उनका हुआ था, इनकारनेशन हुआ था महात्मा बुद्ध जी का। फिर उसके बाद है आपका 9वां इसमें क्या बताया है, 9वां इसमें इन्होंने बताया है कि गुरुजनों व बड़ों का आदर करना है, गुरुजनों एंड बड़ों का आदर करना, ये आदेश हुआ करते थे, इनका पालन न करने पर दंड मिलता था। ठीक है। और फिर उसके गुरुजनों व बड़ों का आदर तथा धम्म मंगल, सॉरी फॉर माई राइटिंग इति का नाम कभी कभी गड़बड़ा जाता है, जैसे लिखते लिखते दिमाग कहीं और चलता है, और इति का नाम आपको बोलना भी होता है, फिर इति का नाम अगला सेंटेंस भी सोचना होता है कि अगला इति का नाम क्या लिखना है क्या नहीं, इसी में थोड़ा इति राइटिंग का मात्रा का गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद आपका 10वां इसने धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया था, धम्म नीति की श्रेष्ठता, यानी कि धम्म नीति को ही काफ़ी इति का नाम बढ़ाना है, सभी नीतियों में, राजनीति में, सभी नीति में धम्म नीति सबसे ऊपर है। फिर 11वां इसमें इति धम्मदान का उल्लेख मिलता है, धम्म दान का। ठीक है। 12वें में आपका क्या है, 12वें में इसने धार्मिक सहिष्णुता की बात करी है, जो कि आज हमारे देश से एकदम ख़त्म हो गई है। धार्मिक सहिष्णुता की बात करिए कि आप चाहे बौद्ध हो, चाहे इति का नाम जैन हो, चाहे आजीवक हो, चाहे भागवत हो, चाहे शैव हो, सभी धर्मों के प्रति आप लोगों को सहिष्णु रूप से इति रहना है। फिर आपका 13वें में आपका क्या मिलता है, 13वें में हमें उल्लेख मिलता है कलिंग विजय का। कलिंग विजय इसने कब करी थी, कलिंग विजय इसने करी थी 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। ये आप लोगों से पूछ लेता है, जो इसका शासन हुआ था, इसके शासन के 9वें वर्ष, ठीक है, कलिंग विजय का प्रमाण मिलता है कि 9वें वर्ष इसने कलिंग के ऊपर इति का नाम हमला किया, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार काट मची। ठीक है। इसकी वजह से इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, कलिंग विजय। और यहीं पर इसके 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, 5 यवन राजा। 5 यवन राजा कौन कौन से थे, तो 5 यवन राजा आपके थे मिस्र के, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सुन लीजिए, आपका मन करे तो नोट में ऐड कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन थे 5 यवन राजा, पहले आपके थे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस, ठीक है, उनको तुर्मे कहा गया है। एपिरस थे, ये आपके अलेक्जेंडर, इनको अलिक सुंदर कहा गया है। साइरिन,
ये मैगस थे, साइरिन देश के मैगस थे, मैसिडोनिया देश के एंटीगोनस थे और सीरिया के एंटीयोकस थे। ठीक है, इस तरीके से हमारे 5 यवन राजा। 5 यवन राजा भी आप लोग याद रखिएगा, वही आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद राजाओं का नाम और राजाओं कौन कौन से देश थे इनका उतना वो नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद इसमें 13वें शिलालेख में ही यहाँ पर भी चोल, चेर व पांडे यानी कि दक्षिण के राज्यों का जो राजा थे उनका उल्लेख मिलता है। चोर, चेर व पांडे राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। इससे पहले चोर, चेर व पांडे का उल्लेख कहाँ मिला था? दूसरे शिलालेख में। ठीक है, फिर आपका 13वें के बाद 14वां और अंतिम शिलालेख। इस पे इति का नाम ये क्या है? ये सभी शिलालेखों का, सभी लेख जो हैं उनका उपसंहार है, सभी लेखों का उपसंहार। ठीक है, यानी सभी का निचोड़ दिया हुआ है बेसिकली इसमें। ठीक है, और कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है। फिर उसके बाद आपका अब आइए हम लोग जो मौर्य काल की शासनिक, प्रशासनिक, राजनैतिक या धार्मिक इति का नाम संरचना थी उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कौटिल्य ने 7 प्रकार की राजस्व का जिक्र किया है। सबसे पहले हम लोग इति का नाम मौर्य प्रशासन इकाई देख लेते हैं। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई जो छूट जाएगा वो हम लोग इति का नाम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। जैसे जो साम्राज्य थे वो जो मेन साम्राज्य हो गया, मगध साम्राज्य हो गया, ये आपका प्रांत में बटा था। ठीक है, प्रांत में बटा हुआ था। और प्रांत का मुखिया कौन बनता था? राज परिवार के लोग बनते थे, राज परिवार के लोग। ठीक है, ये उपराजा हुआ करते थे, जो राजा का उत्तराधिकारी होता था, अक्सर उनको प्रांतों का मुखिया बनाया जाता था। ठीक है, फिर प्रांत के नीचे क्या था? प्रांत के नीचे था आपका मंडल। मंडल जो था वो प्रदेष्टा के देखरेख में रहता था। प्रदेष्टा नाम का एक अधिकारी था, उसकी देखरेख में रहता था। मंडल के नीचे थे आपके आहार। ठीक है, आहार आपका विषय या विषयपति के अधीन रहता था, विषयपति के अधीन। ठीक है, विषयपति के द्वारा देखा जाता था। ठीक है, ये भी एक अधिकारी था। फिर आहार के नीचे था स्थानीय। स्थानीय क्या होता था? स्थानीय आपका 800 ग्राम का समूह, 800 गाँव का समूह होता था, गाँवों का समूह आपका स्थानीय कहलाता था। और इसका जो अधिकारी होता था वो क्या होता था? स्थानिक कहलाता था, स्थानिक कहलाता था। ठीक है, और ये भू राजस्व वसूलने का काम किया करते थे। फिर उसके नीचे था द्रोणमुख। और ये 400 गाँव का समूह था, 400 गाँव इसमें शामिल थे द्रोणमुख में। फिर उसके नीचे था खारवटिक। ठीक है, और ये आपका क्या था? ये आपका 200 ग्राम का समूह था, 200 गाँव हुआ करते थे इसमें खारवटिक के अंतर्गत। ठीक है, फिर खारवटिक के नीचे क्या होता था? खारवटिक के नीचे होता था संग्रहण क्या होता था? ये आपका 10 गांव होते थे, इसमें 10 गांव हुआ करते थे। और संग्रहण के नीचे जो होती थी वो गांव होती थी, ग्राम उनको कहा जाता था। और ये सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। और ये आपका क्रम का विकार पूछ देता है। सबसे छोटी इकाई आपका इति का नाम गाँव थी और सबसे बड़ी इकाई प्रांत या साम्राज्य था। ठीक है, और कौटिल्य ने इनसे जो राजस्व प्राप्ति होती थी वो कितने प्रकार की राजस्व प्राप्ति का जिक्र किया? 7 प्रकार के राजस्व प्राप्ति का जिक्र किया कौटिल्य ने। 7 प्रकार के राजस्व प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इति का नाम जो 7 प्रकार के राजस्व थे उनमें आपका जैसे आप जो भूमि से प्राप्त आय होती थी उसमें भूमि से प्राप्त आय की पहली होती थी भाग बेसिकली क्या होती थी? ये आपका स्वतंत्र रूप से खेती करने वालों से 1/6 और नहरों से जो सिंचाई करते थे उनसे 1/3 लिया जाता था, खेती से करने वाले का। और दूसरी खेती से उपार्जित आय कौन सी थी? सीता। ठीक है, सीता क्या होती थी? ये राज्य की जो भूमि होती थी, जो राजा के पास पर्सनल भूमि होती थी, उसके ऊपर जो खेती करता था उससे लिया जाता था। ठीक है, इनका डिटेल में आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। तीसरा आपका अदेव मात्रक। अदेव मात्रक क्या होती थी? ये बिना वर्षा के जिस भूमि पर अच्छी खेती होती थी उसको अदेव मात्रक कहा जाता था। बिना वर्षा की जो खेती होती थी उसको अदेव मात्रक। देखिए भाग कौन सी थी? स्वतंत्र रूप से खेती करने वाली ज़मीन, इस पे जो इति का नाम स्वतंत्र रूप से खेती करते थे उनसे 1/6 लिया जाता था। जो नहरों का उपयोग करके खेती करते थे उनसे कितना लिया जाता था? 1/3 लिया जाता था। सीता क्या थी? सीता आपकी राजभूमि के ऊपर जो खेती करता था। अदेव मात्रक क्या थी? अदेव मात्रक बिना वर्षा के अच्छी खेती जो करता था। और राजस्व के इति का नाम स्त्रोतों के अधीन एक कर लगता था। उस कर का नाम क्या था? उस कर का नाम था पकादि सन्निरोधे। पकोदक सन्निरोधे।
पकोदक सन्निरोधक ये कर बेसिकली किसके ऊपर लगाया जाता था? ये जो सड़क पे कचरा फैला देते थे उनके ऊपर ये कर लगाया जाता था। ठीक है, पकोदक सन्निरोधक किस प्रकार का कर था? जो सड़क पे कचरा का नाम फैलाते थे उनके ऊपर ये कर लगाया जाता था। अब आइए, अशोक जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें कुल 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है और आपका 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। 26 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ व 26 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अध्यक्षों का जो वेतन होता था वो 1000 करसापण होता था। देखिए, आपके 18 सबसे पहले तीर्थों को देख लेते हैं। पहला आपका था प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, ये आपका क्या होता था? ये राजा, ये पुरोहित होता था, राजा का पुरोहित होता था। दूसरा आपका तीर्थ थे, ये तीर्थ में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तीर्थ के रूप में किसको जाना जाता है? युवराज, युवराज, ठीक है। तीसरा आपका कौन था? समाहर्ता। समाहर्ता ये राजस्व मंत्री हुआ करता था। मैं यहाँ पद लिख रहा हूँ, उसके आगे का डिटेल्स आप लोग लिखिएगा नोट में, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उसको। समाहर्ता ये आपका राजस्व मंत्री हुआ करता था। चौथा आपका था सन्निधाता। सन्निधाता ये क्या करता था? ये आपका का नाम है कोषाध्यक्ष था। पांचवा आपका था सेनापति। सेनापति ये क्या करता था? ये आपका सैन्य मंत्री था। छठवां आपका प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जो होता था ये फौजदारी न्यायालय का का नाम है न्यायाधीश था, फौजदारी न्याय देखता था। और छठा के बाद सातवां आपका था व्यवहारिक। व्यवहारिक ये आपका दीवानी मामला देखा करता था। प्रतिष्ठा आपका इतनी फौजदारी मामला देखा करता था और व्यवहारिक जो था वो आपका दीवानी मामला देखा करता था। आठवां जो आपका था पद दंडपाल। आठवां तीर्थ का नाम था दंडपाल। ठीक है, दंडपाल जो होता था ये सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला होता था। नौवां कौन था? नौवां था अंतःपाल। अंतःपाल ये क्या करता था? ये सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करता था। जो दूर के का नाम दुर्ग थे, काफ़ी दूर हुआ करते थे पाटलिपुत्र से, उन दुर्गों की देखभाल किया करता था। फिर आपका 10वां, नौवां हुआ 10वां आपका था कर्मांतिक। कर्मांतिक और इसका काम क्या था? इसका काम औजार वगैरह बनाना था राज्य के लिए, और उद्योग मंत्री समझ लीजिए, एक प्रकार से उद्योग मंत्री था। फिर आपका 11वां आपका था दुर्गपाल। दुर्गपाल ये क्या करता था? ये दुर्गपाल जो था वो देश के भीतर के दुर्गों की देखभाल करता था। अंतःपाल आपका देश के बाहर के दुर्गों की देखभाल करता था, दुर्गपाल जो था वो देश के भीतर की देखभाल करता था। फिर आपका 12वां है आपका नागरक। नागरक क्या करता था? नागरक ये नगरों की व्यवस्था देखा करता था। स्पेशली आपका पाटलिपुत्र जो था वहाँ के का नाम, और यही पकोदक सन्निरोधे नाम का कर भी लगाता था नागरक ही। ठीक है, देश के नगरों की व्यवस्था जो आसपास जो आज का आपका समझ लीजिए नगर पालिका समझ लीजिए। ठीक है, फिर आपका 13वां आपका प्रशासता क्या करता था? ये राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का काम करता था। जो राजकीय दस्तावेज होते थे उनको सुरक्षित रखता था। 14वां आपका दवारिक ये राजप्रसाद की देखभाल करता था। जहाँ पे राजा रहते थे उस वहाँ का देखभाल करता था। बेसिकली ये राजा का जो बॉडीगार्ड हुआ करते थे उनका हेड हुआ करता था। 15वां क्या है? 15वां अंतर्वार्षिक। अंतर्वार्षिक क्या करता था? ये राजा का निजी अंगरक्षक जो सेना हुआ करती थी उनका हेड हुआ करता था। 16वां आपका आटविक आपका नाम से ही का नाम जो हिंदी पढ़ते होंगे उनको पता होगा। आटविक आपका वन विभाग का प्रमुख होगा। 17वां आपका मंत्री परिषदाध्यक्ष। ये आपका सभी मंत्रियों का हेड हुआ करता था। ठीक है, 17 के बाद 18वां तीर्थ नायक हुआ करता था। नायक जो होता था वो छोटी छोटी सेनाओं का संचालन करता था। जो सेना की छोटी छोटी टुकड़ियाँ हुआ करती थी उनका संचालन किया करता था। फिर आपका और क्या जानने लायक है इसमें? और आपका जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष आइए हम लोग थोड़ा अध्यक्ष भी देख लेते हैं, क्योंकि अध्यक्षों से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। कई इंपॉर्टेंट अध्यक्ष हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। पहला आपका पणया अध्यक्ष। जो 26 अध्यक्ष थे उनके बारे में देख लेते हैं। पणया अध्यक्ष क्या था? ये वाणिज्य का प्रमुख था। ठीक है, फिर आपका सूरा अध्यक्ष ये आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। सूरा अध्यक्ष आपका आबकारी प्रमुख होता था। ठीक है, सूरा अध्यक्ष आबकारी प्रमुख। और सूना अध्यक्ष जो था ये बूचड़ खाने का प्रमुख होता था। ठीक है, जो कसाई खाना होता था उसका प्रमुख होता था। फिर आपका गणिका
अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष जो होती थी ये आपकी मौर्यकालीन रेड स्पैरो थी, ठीक है। मौर्यकालीन रेड स्पैरो, आप लोगों ने एक मूवी है रेड स्पैरो, उसमें रेड स्पैरो बेसिकली क्या क्या हुआ करती थी, ये आपकी रशियन जासूस हुआ करती थी जो काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी और किसी और देश में इत्ती का नाम है लोगों को हनी ट्रैप करके उनसे इत्ती का नाम है रूस जो था वो आपका थी निकलवाता था, जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो सब निकलवाता था। तो उनको क्या कहा जाता था, जो रूस की इत्ती का नाम जासूस हुआ करती थी, खूबसूरत खूबसूरत रशियन जासूस, उनको रेड स्पैरो कहा जाता था। इसके ऊपर एक मूवी भी है इसी नाम से, रेड स्पैरो। रेड स्पैरो आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। फिर आपका गणिका अध्यक्ष हो गया, ये आपका रेड स्पैरो हुआ करती थी। फिर आपका सीता अध्यक्ष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीता अध्यक्ष होता था वो कृषि का प्रमुख होता था, नाम से ही पता चल जाता कि कौन किसका इत्ती का वो था, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपका अध्यक्षों के बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपके कर जो थे उनको तो मैंने बता ही दिया। और आपका इत्ती का नाम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या बच रही हैं, हाँ देखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, वो अक्सर पूछ देता है कि आप लोगों से जो सुदर्शन झील है, ठीक है, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, इससे अक्सर क्वेश्चन में पूछ देता है। तो सुदर्शन झील जो थी, यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए मुझे क्योंकि काफ़ी इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ ऐसे इसको अलग कर दो, यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो थी इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण इसका करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के इत्ती का नाम मंत्री थे पुष्यगुप्त, ठीक है। पुष्यगुप्त जो था वो यहाँ का प्रांतपति हुआ करता। सुदर्शन झील बेसिकली थी कहाँ, ये गुजरात के गिरनार में स्थित थी, ठीक है। इसका निर्माण और मरम्मत अलग अलग लोगों ने करवाया था। सबसे पहले इसका निर्माण जो करवाया था पुष्यगुप्त ने करवाया था, और ये इत्ती का नाम आपका गुजरात प्रांत का जो था वहाँ का इत्ती का नाम है मंत्री हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आपका था इत्ती का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका तुषास्प, ये उस टाइम वहाँ का इत्ती था तुषास्प, अरे यार जाइए, तुषास्प ये अशोक के टाइम वहाँ का मंत्री था, ठीक है। वहाँ का प्रांतपति जो था वो अशोक के टाइम तुषास्प था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पुष्यगुप्त था, पुष्यगुप्त ने निर्माण करवाया, तुषास्प ने क्या करवाया था, इसका मरम्मत करवाया था, और ये अशोक का इत्ती का नाम मंत्री था। फिर वो इत्ती का नाम है सुविशाख, सुविशाख जो था ये रुद्रदामन के टाइम वहाँ का मंत्री था, रुद्रदामन। फिर उसके बाद आपका स्कंदगुप्त ने भी निर्माण करवाया था। तो स्कंदगुप्त जब निर्माण करवाता है तो उस टाइम वहाँ का प्रांतपति कौन था, चक्रपालित था, ठीक है। पुष्यगुप्त आपका चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। फिर उसके बाद तुषास्प इसने मरम्मत करवाई, सुविशाख जो था इसने भी मरम्मत करवाई, और ये रुद्रदामन का इत्ती का नाम मंत्री था। चक्रपालित जो था इसने भी मरम्मत करवाई थी इत्ती खंडित होने के बाद, और ये आपका स्कंदगुप्त का इत्ती का नाम समकालीन था, ठीक है। और इससे ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम लोग मौर्य साम्राज्य का अंत करते हैं, ठीक है। काफ़ी मौर्य जो काल था, इनमें अंतिम में जाके इत्ती का नाम है जो अशोक के बाद शासक थे वो सारे के सारे इत्ती का नाम है एकदम लुल्ल थे, एकदम किसी अर्थ लायक नहीं थे, ठीक है। तो अंतिम में धीरे धीरे इसके बाद अशोक के बाद कौन शासक बनता है, अशोक के बाद आपका दशरथ बनता है, ठीक है। दशरथ बनता है, और दशरथ के बाद आपका संप्रति बनता है, संप्रति, ठीक है। संप्रति के बाद कौन बनता है, संप्रति के बाद बनता है शालीशुक, और इनको बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इत्ती का नाम नालायक थे। पूत कपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। फिर आपके देववर्मन के बाद आपका सातधवन था, सातधवन, ठीक है, सातधवन। और सातधवन के बाद अंतिम जो मौर्य इत्ती शासक था उसका नाम था बृहद्रथ, और इसकी हत्या किसने कर दी थी, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। बृहद्रथ जो था वो अंतिम था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतिम नाम इसने डुबाया था, अंतिम था, ठीक है। इसकी हत्या किसने करी थी, इसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की नींव डाली थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी, और क्या करता है, शुंग वंश की नींव डाल देता है। इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा इत्ती का नाम। और आपका इसमें क्या बताने लायक है, हाँ देखिए, एक आपका अशोक के शिलालेख से छूट गया था, कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख जो है, कौशाम्बी आप लोग लिख लीजिए यहीं पर नोट डाल के या स्टार बना के। कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का स्तंभ लेख भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें अशोक की जो इत्ती का नाम सबसे प्रसिद्ध रानी थी
कारुआकी, उसका जिक्र मिलता है। अशोक की रानी थी कारुआकी, उन्होंने इसको खुदवाया था। अशोक या कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभलेख है, उसको रानी का स्तंभलेख भी कहा जाता है। ठीक है, और आपका क्या जानना ज़रूरी है? हाँ बस, अब इससे ज़्यादा इति का नाम मत जानिए, ज़रूरी नहीं जानना। फिर आइए अब आप लोग हेडिंग डालिए इति शुंग वंश, जो ज़रूरी होगा वो हम लोग बाद में देख लेंगे। शुंग वंश क्वेश्चन के टाइम। शुंग वंश का शासन कब से कब तक था? शुंग वंश का शासन था 185 ईसा पूर्व से लेकर आपका 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का शासक था। ठीक है, इसने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी। और ये जो शुंग वंश था ये ब्राह्मण वंश था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। राजधानी से अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। राजधानी इसकी थी पाटलिपुत्र, आपकी आज की पटना। ठीक है, और अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसकी जानकारी हमें अश्वमेध अयोध्या अभिलेख से मिलती है। और ये ब्राह्मण वंश था। और इति का नाम जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही रहा करते थे। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के इति का नाम में राजपुरोहित हुआ करते थे। ठीक है, और इसने अशोक के द्वारा सांची स्तूप जो था, सांची स्तूप, ऐसा माना जाता है कि बौद्धों का उत्पीड़क भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इति का नाम इसने कई बौद्ध साधुओं की हत्याएँ करी थी। ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ा ब्राह्मण इति का नाम कहलवाने के लिए। सांची स्तूप जो अशोक ने बनवाया था उसका इसने इति का नाम मरम्मत भी करवाई थी। सांची का स्तूप, इसकी मरम्मत भी इसने करवाई थी। ठीक है, और इसके बाद आपका इसके बारे में इति का नाम अंतिम में जाके इसका अंतिम शासक देख लीजिए। शुंग वंश के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका था देवभूति। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। 75 ईसा पूर्व में इसकी हत्या वासुदेव कन्नौ कर देता है। ठीक है, और कन्नौ वंश की नींव डालता है देवभूति। देवभूति की हत्या करके कौन कर देता है? वासुदेव कन्नौ, और ये कन्नौ वंश की नींव डालता है। यहाँ पे आप लोग सॉरी कन्नौ वंश जो था इसका शासन कब से कब तक था? 75 ईसा पूर्व से लेकर आपका 60 नहीं 30 ईसा पूर्व तक, 30 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, कन्नौ वंश का शासक था। इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक मैंने बताया कि वासुदेव कन्नक ने इति का नाम देवभूति की हत्या कर दी थी। और हत्या करके ये क्या करता है? कन्नौ वंश की नींव डालता है। संस्थापक वासुदेव कन्नौ था। ठीक है, और इस वंश में और भी कई 4 शासक हुए थे। वासुदेव हुआ था, भूमिमित्र हुआ था, नारायण हुआ था, सुदर्शन हुआ था, सुशर्मन हुआ था। इसी तरीके से कई होता है। अंतिम इति का नाम जो होता है सुशर्मन जो शासक था, इसका अंतिम जो शासक था वो सुशर्मन था। सुशर्मन। और सुशर्मन वंश का इति क्या करता है? सुशर्मन की हत्या जो कौन करता है? सिमुक कर देता है। सिमुक इसकी हत्या कर देता है। सिमुक इसका सेनापति था। ठीक है, सिमुक हत्या करके किस वंश की नींव डालता है? सातवाहन वंश की नींव डालता है। सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश आप लोग डाल लीजिए। देखिए इस वंश का शासन कब से कब तक था? इस वंश का शासन था 60 ईसा पूर्व से लेकर आपका 225 ईस्वी तक। ठीक है, काफ़ी लंबा शासन था। 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी तक। देखिए यहाँ पे संस्थापक लिख लीजिए। और सातवाहनों से क्वेश्चन अक्सर इति का नाम पूछ देता है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। ठीक है, सिमुक ने सातवाहन वंश की इति नींव डाली। और इसने राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी इसने बनाई थी प्रतिष्ठान को राजधानी बनाई थी। और पुराणों में इनको आंध्र सातवाहन कहा गया है, लेकिन अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया है। सातवाहन शासकों का शासन आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र तक था। ठीक है, और जो सातकर्णी प्रथम ये सबसे महान सातवाहन शासक था। सातकर्णी प्रथम। और ये अपने नाम के आगे जो सातवाहन शासक थे ये अपने नाम के आगे इति का नाम वो अपनी माता का नाम लिखा करते थे। ठीक है, जैसे आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी या पुलवामी, इस तरीके से अपना नाम लिखा करते थे। ठीक है, और ये धीरे धीरे इसमें जो सातवाहन शासक थे इनके सिक्कों पर जलयान का चित्र मिलता है। जलयान का चित्र किनके सिक्कों पर मिलता है? सातवाहन शासकों के सिक्कों पर मिलता है। और इति का नाम जो अंतिम प्रतापी शासक था इस वंश का, जो अंतिम प्रतापी शासक था वो था यज्ञश्री सातकर्णी।
कर्णी इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। और इसको बारे में जानने की टीका नाम में ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और इनका अंतिम में जाके धीरे धीरे 225 ईसा पूर्व में टीका नाम धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। और टीका नाम इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था। अंतिम शासक जो था वो विजय सातकर्णी था। देखिए अभी मुझे याद आया, विजय सातकर्णी जो था वो अंतिम शासक हुआ करता था। और इसकी हत्या 225 ईसा पूर्व में टीका नाम वाकाटक वंश के लोग कर देते हैं। और वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति जो होता है वो टीका नाम में इसकी हत्या कर देता है और वाकाटक वंश की नींव रखता है। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। छोटा सा वंश है वाकाटक वंश में। ये आपका टीका नाम हर्षवर्धन की बहन का ब्याह हुआ रहता है। वाकाटक वंश भी आप लोग लिख लीजिए। इसका संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति इस वंश का टीका नाम था। चलिए हो गया टीका नाम ये हो गया। फिर उसके बाद आपका और कुछ टीका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हम लोगों का मौर्य काल और मौर्योत्तर काल खत्म होता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम लोग क्वेश्चंस में देख लेंगे। हे राम, कहाँ गया यार? क्वेश्चन कहाँ शुरू है? मौर्य साम्राज्य। चलिए आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए आपका MTS में आया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है, 19 मई 2023 को आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा है? तो अभी मैंने क्या बताया, बिंदुसार बैठा। फिर आपका 118वां क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। फिर उसके बाद 119वां, मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को दी गई थी? तो मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की टीका नाम कितने, शायद 26 थे। इसमें कहाँ है टीका नाम? इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मैं आपको दोबारा देखूंगा। यहाँ पे ऑप्शन 26 होना चाहिए, 25 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अगले थी मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। फिर आपका देखिए, भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने टीका नाम डिवाइड किया था? तो इसको मेगास्थनीज ने टीका नाम ये किया था। फिर देखिए, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो प्रांतीय केंद्र कौन सा नहीं था अशोक के टाइम पे? अशोक के टाइम पे जो ऑप्शन सी था ये आपका इंद्रप्रस्थ, ये आपका टीका नाम प्रांत नहीं था। कुल आपके 4-5 प्रांत थे, 4 प्रांत टीका नाम प्रांत थे। उन प्रांतों को हम किसी और दिन देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ देगा, ठीक है, मगर उसमें आपको पढ़ना क्या है ये आपको सबसे ज़्यादा इति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? तो मौर्य काल के टीका नाम प्रशासन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलती है। फिर देखिए, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाया जाता है? तो अमात्य जो था वो आपका मंत्री हुआ करता था ना, क्या बताया था मैंने? अमात्य जो था वो आपका मंत्री और अधिकारी हुआ करता था। जो प्रधानमंत्री होता था उसको अमात्य बोला करते थे। देखिए, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? अरे 2 बार क्वेश्चन हो गया यार ये। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी? अशोक ने विजय प्राप्त करी थी 261 ईसा पूर्व में, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष। क्वेश्चन फटाफट देखते चलें। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी? तो यहाँ पे 8 वर्ष बाद, यानी कि 9वें वर्ष जाकर 9वें वर्ष इसने विजय प्राप्त करी थी, यानी कि 8 वर्ष के बाद 9वां वर्ष आएगा ना, तो 8 वर्ष। फिर देखिए 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई की युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया? तो हमारे महान राजा अशोक ने, प्रियदर्शी अशोक ने। 127 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उसकी बेटी हेलेना से शादी कर ली थी। और टीका नाम काबुल कंधार ये सब दहेज मिला था। किस योद्धा 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? तो अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। MTS हवलदार में आया हुआ क्वेश्चन है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, सही बात है। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। तो 1 व 2 दोनों सही हैं, ठीक है। फिर देखिए, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राज्य के खजाने को आरक्षित करना, सुरक्षा आश्वासन या पत्र व्यवहार? तो समाहर्ता क्या करता था? आपका कर निर्धारण करता था। समाहर्ता कर का निर्धारण करता था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आप लोग बताइए, मैं तो नहीं बताने वाला, चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर 132वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा? देखिए, अशोक के जो अभिलेख थे उनको सबसे पहली बार टीका नाम पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप था।
ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के इतिकानामा अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो सभी आधुनिक भारतीय लिपियाँ जो उनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही आपका बाकी की लिपियाँ जन्म ली हैं। देवनागरी हो गया, इस तरीके की जो लिपियाँ हैं वो सब यहीं से जन्मी हैं। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक हमारे महान भैया बृहद्रथ थे। फिर देखिए निम्न के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। किस युद्ध के बाद? कलिंग का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध। तो आपका कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद टिकाना बौद्ध ग्रहण कर लिया था। फिर देखिए 136वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या बिंबिसार। देखिए मैंने बताया था ना, क्वेश्चन पूछ देता है बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज करने के लिए। MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। देखिए निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थरों की सतहों पर संदेश उत्कीर्ण करवाए? तो किसने उत्कीर्ण करवाए थे? अशोक ने करवाए थे। फिर SSCGD का क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा करी गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व। मैंने बताया था ना सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, सही बात है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया, बिल्कुल सही बात है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने करी थी, सही बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था। नहीं मेरे भाई, अशोक का विरोध टिकाना में कौटिल्य ने नहीं किया था। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है। चंद्रगुप्त चाणक्य का जो पोता था राधागुप्त, उसने टिकाना में इनको राजा बनाने में सहायता करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के लिए सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो आपका चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त, यही आपका सही क्रम है। ऑप्शन बी। अशोक की कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अशोक की कांधार अभिलेखों की खोज आपका 1956 में शायद हुई थी क्या? अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज 1956 नहीं 1958 में हुई थी। ठीक है। 1837 में तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, मैं वहाँ से कंफ्यूज कर रहा हूँ। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? चतरू, खजुराहो, मांडू या सांची? तो क्या कहाँ संबंधित है? सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसको अशोक ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किस साम्राज्य को यानी कि नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी? सेल्यूसिड कुछ भी सब टिकाना सेल्यूकस है। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ युद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ 305 ईसा पूर्व। मैंने बताया था, सीजल में आया क्वेश्चन। गुजरात में स्थित देखिए सुदर्शन झील आ गया ना, गुजरात में स्थित सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो कि मौर्य के शासन के दौरान बनाई गई थी। पुष्यगुप्त वहाँ का प्रांतपति था गिरनार में, तो वहीं उसी ने बनवाई थी। अशोक को आरंभिक भारत का प्रसिद्ध शासक माना जाता है जिन्होंने डैश के वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त करी थी। कहाँ पे? कलिंग। जो कलिंग था वो आपका आज का थी उड़ीसा है, उसी को कलिंग कहा जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो देवानाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। फिर देखिए मौर्योत्तर साम्राज्य। मौर्योत्तर साम्राज्य से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे। देखिए SSCGL टियर 2 में भी आया हुआ है, SSC सिलेक्शन पोस्ट 10 ये आपका इसमें भी SSC सिलेक्शन पोस्ट में भी आया है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन हम लोग देखें। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना करी। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो ये उसका शुंग वंश की स्थापना करी थी 185 ईसा पूर्व में। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ? इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजित करवाया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसने आयोजित करवाई थी? कनिष्क ने आयोजित करवाई थी। फिर देखिए निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो निंगथौजा राजवंश के द्वारा, ये मैंने बताया नहीं है, ये आपका मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर का निंगथौजा वंश था। फिर देखिए 153 शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही मैंने आपको बताया और वही आपको जानने की भी ज़रूरत है। सारा कुछ पढ़ने ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है ये पता होना। किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया? तो हाथी गुम्फा शिलालेख पहले लेक्चर से इनका नाम आता आ रहा है, खारवेल ने, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं है? वासुदेव, नाहपान, वशिष्ठ या हुविष्क? तो कुषाण वंश का टिका नाम शासक कौन नहीं है? कुषाण वंश का शासक नाहपान।
नहपान जो था ये आपका कुषाण वंश का शासक नहीं था। वासुदेव प्रथम जो था वो कनिष्क द्वितीय, वशिष्ठ कनिष्क तृतीय, वासुदेव प्रथम, ये सब इत्ती का नाम है कुषाण वंश के शासक थे। जबकि नहपान जो था ये पश्चिमी क्षत्रपों का एक शासक था। कुषाणों की इत्ती का नाम एक शाखा थी, पर उसकी पश्चिमी क्षत्रप का ये राजा हुआ करता था। ठीक है, इसलिए नहपान जो है वो कुषाण वंश का शासक नहीं है। विक्रमी संवत कब प्रारंभ हुआ? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, विक्रमी संवत जो था ये आपका 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। और इसको किसने शुरू किया था? चलिए मैं इसको डिटेल में लिखवा देता हूँ। इसको मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शुरू किया था। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में। और किस उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? जो शक शासक थे, शकों को हराया था, शकों को हरा दिया था। इसीलिए इत्ती का नाम है विक्रमादित्य ने क्या कहते हैं आपका विक्रमी संवत की शुरुआत करी। फिर उसके बाद जो आपका शक संवत है, शक संवत, अरे यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, विक्रमी संवत यहाँ लिख लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद कनिष्क जो था इसने अपने राज्याभिषेक जिस साल इसका हुआ था, ठीक है, राज्याभिषेक इसका हुआ था 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, 78 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में नहीं, 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो अपने राज्याभिषेक के मौके पर इसने शक संवत की शुरुआत करी थी, शक संवत की शुरुआत करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका कौन सा इंपॉर्टेंट संवत है, शक संवत हो गया। फिर उसके बाद आपका गुप्त संवत, इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। चंद्रगुप्त, वैसे गुप्त वंश में जब मैं पढ़ा था तो मैं बताता भी उसको, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, अपने इत्ती का नाम में चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको शुरू किया था। इस तरीके से हमारे तीनों संवत हो गए ना, शक संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत जो था वो आपका 78 ईस्वी में, और फिर उसके बाद गुप्त संवत जो था वो 319 ईस्वी में। देखिए 157 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण का प्रयोग हुआ है? तो एका ब्राह्मण मैंने क्या बताया था, यह आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 158, निम्न में से किस राज्य में गोटी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? तो ये मैंने नहीं बताया है, मगर आप लोग इसको नोट बना के लिख लीजिए। ये हमारा है ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका गोटी प्रोलू पड़ता है। ठीक है, और यहीं पर हमारे अच्छा ये कल का विदेशी आक्रमण का है, यहीं पे हमारे ये सारा का सारा इत्ती का नाम क्वेश्चन और इसकी थ्योरी खत्म होती है। अब आइए हम लोग आप लोगों के डाउट देख लेते हैं। डाउट देखिए, आपका कुछ सबसे कॉमन डाउट आपका है, इससे यूपीएसआई क्लियर हो जाएगा। देखिए यूपीएसआई हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, चाहे कुछ भी एग्ज़ाम हो, आप लोग नोट्स केवल एक बार ही इंटीग्रेटेड तरीके से बनाइए। हर एग्ज़ाम का ये नहीं कि एमटीएस का नोट्स अलग होता है, जीडी का जीएस अलग होता है, या सीजीएल का जीएस अलग होता है, यूपीएसआई का जीएस अलग होता है, एनटीपीसी का जीएस अलग होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसमें भी अशोक ही रहेगा। उसमें भी अशोक 261 ईसा पूर्व में ही कलिंग पर आक्रमण करेगा। एनटीपीसी वाले क्वेश्चन में भी, और जो जीडी का होगा उसमें भी 261 ईसा पूर्व में ही अशोक आक्रमण करेगा कलिंग के ऊपर। अलग अलग टाइम पर नहीं आक्रमण करेगा। वैसे इसमें दाँत फाड़ने वाली जरूरत कोई बात नहीं है, मगर इसमें दाँत आपने फाड़ दिया है तो आपके दांत फाड़ने की वजह से बता रहा हूँ। इंटीग्रेटेड तरीके से नोट्स बनाइए। आपका केवल यही किया जाता है कि एक बार नोट्स बनाया जाता है और उस नोट्स के बाद जो पीवाईक्यू होते हैं अलग अलग एग्जाम के, अब आपको एनटीपीसी का एग्जाम देना है तो आप लोग एनटीपीसी के पीवाईक्यू देख लीजिए। आरपीएफ का एग्जाम देखना है तो आरपीएफ, मगर नोट्स केवल एक ही बार बनाया जाता है, बार बार नोट्स नहीं बनाया जाता है। हाँ, उसमें कुछ नई चीज़ें आपको पता चलती हैं तो नोट्स में थोड़ा आप लोग पीछे जगह छोड़े रखिए, उसी में आप लोग अपडेट कर लीजिए। सर यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं? हाँ बाबू, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सर प्लीज़ इस पे यूपीएसआई की तरह तैयारी करो। हाँ, अगर 12 घंटे में 800 लाइक, देखिए मैं यहाँ पे इत्ती का नाम आदित्य भैया भी बोले हैं कि लाइक और इत्ती का नाम व्यूज़ के पीछे नहीं भागना है, आपको यहाँ पे कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आप लोग लाइक करेंगे तो, नहीं करेंगे तो हम लोग इत्ती का नाम में अपना काम ईमानदारी से करेंगे। आप लोग अपना काम ईमानदारी से कीजिए, तैयारी कीजिए, हम अपने काम में कोताही नहीं बरतेंगे। आदित्य भैया ने भी यही कहा है और मैं भी यही कहूँगा। भैया ये आवाज़ आपकी नहीं है, ये भैया की आवाज़ नहीं है। आदित्य भैया इत्ती का नाम मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं आपका जो जीएस वाला पोर्सन है उसको मैं यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है, मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है, तेज प्रताप सिंह। सर आपकी आवाज़ नहीं, ये कौन पढ़ा रहा है? भाई बाबू तेज प्रताप सिंह पढ़ा रहे हैं। पहले क्लास के पहले सेंटेंस देखे होते तो पता होता, बीच में बरसाती मेंढक की तरह निकले हो तो कैसे पता चलेगा? भैया मैथ्स किन से पढ़ें? आदित्य रंजन, गगन प्रताप। देखिए मैं आपको जिससे आपका समझ में आए उससे पढ़िए, केवल एक टीचर से पढ़िए, 50 टीचर से मत पढ़िए कि ये कभी आदित्य रंजन से पढ़ लिए, कभी गगन प्रताप से पढ़ लिए, कभी RW से पढ़ लिए, कभी राकेश यादव से पढ़ लिए। मैंने इत्ती का नाम है पवन राव सर से पढ़ा था, मगर पवन राव काफ़ी डीप में पढ़ाते हैं और काफ़ी उनका समय चाहिए, कम से कम 7 से 8 महीना मैथ उनका
आपका इति का नाम खत्म होता है। मगर इतना इति आपको मैं गारंटी देता हूँ, मैं खुद उनसे पढ़ा हुआ था जब सीजीएल की तैयारी करता था। 360 डिग्री आपको मैथ पढ़ाएंगे, 360 डिग्री, एक भी पोर्शन छूटेगा नहीं। ये कौन है भैया जी? आपकी आवाज़ नहीं है। और इति अभी हाल ही में गोलू भैया भी शुरू करेंगे, गोलू भैया मतलब आदित्य भैया भी मैथ का आपका शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग उनसे पढ़ सकते हैं। ये कौन है भैया जी? आपकी आवाज़ नहीं है। अरे यार हद है, बहुत पता करो, पहले क्लास की पहले सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। चलिए इति का नाम, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।